आज हम लोग एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेलिनाइजेशन। क्या नहीं जी स्टेलिनिज्म। हाँ, स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, टॉपिक का नाम आपका स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। हमने आपको बहुत बार बताया है कि जिस शब्द के लास्ट में ISM लग जाए वो किस चीज़ का बात कर रहा होगा, वो आइडियोलॉजी का बात कर रहा होगा, है ना। जैसे सोशल के लास्ट में ISM लग गया तो सोशलिज्म बन गया। तो सोशलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है। उसी प्रकार से हमारा स्टैलिनिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना, जैसे हमारा सोशल वर्ड से बना सोशलिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैलिनिज्म जो है ये किस वर्ड से बना? वो बना स्टैलिन से। किससे बना? स्टैलिन से। यहाँ पे स्टैलिन जो है ना एक व्यक्ति का नाम है। समझिएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पे स्टैलिन, स्टैलिन एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे लग गया लास्ट में ISM, मतलब कि उस व्यक्ति का आइडियोलॉजी क्या है। बात समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? जैसे लेनिन थे हमारे, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के नाम के पीछे यदि ISM लग जाए क्या हो जाएगा? लेनिनिज्म, उसका आइडियोलॉजी, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेलिन है और स्टेलिन एक व्यक्ति का नाम है और इसके नाम के लास्ट में ISM लग गया। इसका मतलब स्टेलिन के आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टेलिनिज्म का मतलब क्या हो गया? स्टेलिन के आइडियोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है हमारा कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन जो है ना, ये एक प्रोग्राम था जो कि स्टेलिन के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये स्टेलिन कौन थे, है ना, उसका ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था, क्या करता था, है ना, कैसे ये आदमी अचानक हमारे सामने आ गया। हम लोग अभी तक फिलहाल व्लादिमीर लेनिन 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 पढ़ रहे थे, लेकिन ये स्टेलिन कौन आ गया, है ना। तो सारा कुछ इसमें हम लोगों को मिल जाएगा और हम लोग चैप्टर के बहुत ही लास्ट में है। ठीक है, तो दो टॉपिक बचा है, एक ये और एक लास्ट वाला, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, बाकी हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय 1927-28 रसिया वाज फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बात हो रहा है 1927 और 28 का। इस समय पे रसिया में जो है ना अचानक एक प्रॉब्लम आ गया। वो प्रॉब्लम था जो हमारा फूड ग्रेन था वो सप्लाई नहीं हो पा रहा था। समझिएगा बात को ध्यान से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सप्लाई नहीं हो पा रहा था। ये तो नहीं कहा ना कि खेती नहीं हो पा रहा था, ये तो नहीं कहा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि खेती ठीक ठाक हो जा रहा है, उससे जो अनाज उपज रहा है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए गांव में खेती हुआ, अनाज उपज गया, लेकिन वो अनाज सप्लाई होकर शहर में नहीं आ पा रहा है। तो क्या शहर में अनाज का कमी यानी कि भोजन का कमी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही बात यहाँ पे 1927 और 28 में रसिया में फूड ग्रेन का जो सप्लाई था उस चीज़ का प्रॉब्लम था, यानी कि यहाँ पे वो पहुंच नहीं पा रहा था फूड ग्रेन। आगे बढ़ते हैं, फिर हर एक चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो एकदम पूरे कहानी की तरह चलेगा, तो समझते हुए चलिए। उसके बाद द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट दीज पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल आना चाहिए कि सर अचानक आखिर ऐसा क्या रीजन था जिस वजह से गांव से, रसिया के गांवों से फूड ग्रेन शहर में सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहे थे? ऐसा तो नहीं कि किसानों का मन करेगा और नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होता है, कोई ना कोई रीजन रहता है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन का जो प्राइस है ना वो फिक्स कर दिया था। और यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब कौन? वही बोल्शेविक पार्टी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र अभी पार्टी है ना रसिया में। बाकी सबको तो इन्होंने बैन कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया, सबको डरा धमका के बैठा दिया, बोला कि तुम लोग बैठो हम चलाएंगे सरकार को, है ना। वही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे है कि गवर्नमेंट यानी कि बोल्शेविक पार्टी वाले ने फूड ग्रेन के ऊपर प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया था कि इसी प्राइस में ये अनाज बिकेगा, इससे ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, इस वजह से गांवों से अनाज जो है ना शहर तक सप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन और भी इसके पीछे रीजन है। क्या है? देखो यहाँ पे ध्यान से, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन
टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया था, जो भी फिक्स किया था, उस प्राइस पे पीजेंट्स लोग अपने अनाजों को बेचना नहीं चाहता था। अब जब बेचेगा ही नहीं तो शहर तक कैसे पहुंचेगा अनाज? नहीं पहुंचेगा। अब जरा यहाँ पे सोचना है, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन जो भी प्राइस फिक्स किया उस प्राइस पे पीजेंट्स अपने सामानों को यानी कि अनाजों को बेचना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन का प्राइस कम फिक्स किया था, है ना। तो ये पहला रीजन हो सकता है नहीं पहुंचने का अनाज। तो अब यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि 1927-28 में फूड ग्रेन का सप्लाई कम क्यों हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया था और वो प्राइस थोड़ा सा कम था, इसीलिए पीजेंट्स लोग उस ग्रेन को बेचना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो समझते हुए चलिए, देखो हिस्ट्री का ना सबसे अच्छा बात ये होता है कि कहानी की तरह समझ लो, बाकी उसको अपने से लिख दो, अच्छा नंबर मिल जाता है ना। बाकी यदि एक दो आदमी का नाम है तो वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट डेट है, हर एक डेट नहीं याद करना होता है, इंपॉर्टेंट कोई डेट है तो उसको याद कर लो, इतना काफी हो जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा हुआ है स्टालिन हेडेड द बोल्शेविक पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहीं पे आपको अंडरलाइन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे जो स्टालिन है, जो कि हमने यहाँ पे हेडिंग बताते वक्त ही आपको बताया था, ये स्टालिन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी के बागडोर को संभाला लेनिन के मृत्यु के बाद। याद कीजिए, बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन, है ना। और यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन का जो है ना नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल डेथ मतलब उम्र पुड़ गया, मर गया, है ना। ऐसे भी विदेशी सब जो है ना ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, कुछ खाते रहता है, बर्गर पिज्जा मोमो ये सब, है ना। तो अच्छा देखे, एक चीज़ देखे होगे तुम लोग कभी भी, जितने भी बड़े बड़े राइटर हुए हैं, बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी, है ना, जल्दी निकल जाते हैं। रीजन यही है, सिंपल सा, कुछ खा लेते हैं वो सब, है ना। लेकिन हमारे भारत का यदि देखा जाए, लेकिन हमारे यदि भारत का देखा जाए तो अक्सर आदमी ठीक ठाक जी लेता है ना, क्योंकि वो ठीक ठाक अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, हाँ खाता पीता है सब। तो वहाँ पे हाँ सुनो पहले, हो गया बात खत्म, फिर से टॉपिक पे देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि बोल्शेविक पार्टी को अब लीड कौन कर रहे थे? स्टालिन कर रहे थे, ठीक है, लेनिन के मृत्यु के बाद। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हाँ, पूरा नाम इसका अभी फिलहाल स्टालिन है, आपका पूरा नाम इसका स्टालिन ही है, आगे यदि कुछ होगा तो आपके बुक में नहीं दिया गया है। तो लेनिन के डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी का जो बागडोर था इसके यानी कि स्टालिन के हाथ में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Stalin believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। अब देखिए होता क्या है, अब चूंकि बोल्शेविक पार्टी का पूरा कमांड स्टालिन के हाथ में, तो स्टालिन को अब यहाँ पे लग रहा है ना, ध्यान से समझिएगा ये चीज़ क्या है। स्टालिन को अब यहाँ पे लग रहा है कि फूड ग्रेन जो है ना सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि गाँवों में कुछ ऐसे किसान हैं जो कि बहुत अमीर हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत अमीर हैं। वो लोग क्या कर ले रहे हैं ना, गांव के सारे अनाजों को महंगे दामों में खरीद ले रहे हैं और उसको होल्ड करके रख दे रहे हैं और वो अपने पास रखे हुए हैं। जैसे देखिए होता है यहाँ पे वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज़ हो सकता है गाँव में यही चीज़ हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, हाँ, स्टालिन ये बिलीव कर रहे हैं कि गाँव में जितने भी किसान लोग हैं, उन सारे से बड़े बड़े किसान और बड़े बड़े ट्रेडर्स महंगे दामों में अनाज को खरीद ले रहा है और खरीद के अपने पास रखे हुए हैं, गोडाउन में अपना रखे हुए हैं, और वो इस होप में अपने पास रखे हुए हैं कि अनाज का प्राइस जब महंगा होगा तब निकाल के मार्केट में बेच देंगे, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ये वो बिलीव कर रहे हैं, वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, कौन? स्टालिन। ठीक है, लेकिन होता क्या है आगे देखिए। इन 1928 party members toured the grain producing areas, enforced grain collections and raiding kulaks। लेकिन अब यहाँ पे 1928 में स्टालिन और स्टालिन के साथ साथ जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे वो सारे निकलते हैं गांव के टूर पे, देखने के लिए कि आखिर गांव से अनाज शहर आ क्यों नहीं पा रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो वो जब वहाँ पे निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी सारे अनाज रखे हुए हैं वो
कलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि बड़े बड़े किसान लोगों के द्वारा वो कलेक्ट करके वो अपने पास रखे हुए हैं। तो यहाँ पे गुस्सा आ गया उनको, स्टेलिन को, कि यहाँ पे आदमी को खाने के लिए मिल नहीं रहा है और ये लोग स्टोर करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे करता क्या है वो लोग, देखो, इन्फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन, पूरा लूटपाट करवा देता है। कहता है कि जितने भी कलेक्शन यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं गोडाउन में, बोरी जितने भी अनाज के दिख रहे हैं, उन सबको अपना अपना घर लेके जाओ। मतलब लोगों को नहीं दे दिया, मतलब वो स्टेलिन अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। उसके बाद फिर रेडेड कुलक्स, और जितने भी कुलक्स थे, कुलक्स का मतलब होता है वेल टू डू पीजेंट्स, मतलब कि वो किसान जो कि बहुत अमीर हैं, बहुत समृद्ध हैं, यानी कि रिच पीजेंट्स, उनके पास जो भी अनाज था उसको रेड कर लिया गया, यानी कि उसको छापा मार के अपने कब्जे में स्टेलिन ने ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े किसान लोग थे, अमीर अमीर लोग थे, उन्होंने खरीद के अनाज को होल्ड कर लिया था, और जब स्टेलिन अपने पार्टी के लोगों के साथ गांव में गया तो सारे अनाजों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। क्यों ले रहा है वो? इसलिए ले रहा है क्योंकि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और तुम स्टोर करके रखे हुए हो, मार्केट में पहुंचने नहीं दे रहे हो तुम, तो इस सबको अपने कब्जे में ले लिया। क्या उसको कोई कुछ बोल सकता था? नहीं भाई, पूरा गवर्नमेंट का वही मालिक है, तो उसको कौन बोलेगा क्या, है ना। तो पूरा अनाज अपने कब्जे में ले लिया। आगे, as shortages of grain supplies continued, the decision was taken to collectivize farms। लेकिन इतना करने के बावजूद भी लोगों का जो फूड ग्रेन का जो समस्या था वो कम नहीं हो पाया, मतलब कि यहाँ पे ये हो गया, लोगों को फूड ग्रेन का डिमांड ज़्यादा है लेकिन अनाज फिलहाल कम है। तो इसके बावजूद भी कमी जो फूड ग्रेन का था वो देखने को मिला, है ना। अब जब देखने को, मतलब बार बार स्टेलिन ये देख रहा था कि जिसके जिसके पास अनाज है उन सबको हम अपने कब्जे में ले लिए, इसके बावजूद भी अनाज का जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हो रहा है ना। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं पूरे फार्म को, पूरे रसिया के फार्म को कलेक्टिवाइज करने का। ये डिसीजन लेते हैं। कलेक्टिवाइज करने का मतलब ये होता है जितने भी फार्म लैंड हैं जिसके ऊपर खेती होता है उन सब का कंट्रोल हम अपने हाथ में लेंगे, मतलब कि सबको कलेक्ट करेंगे। जिसके पास जो भी पेपर है लैंड का, उस पेपर का अब कोई मायने नहीं रहेगा, उस सारे का सारे लैंड कलेक्ट करके उसका कंट्रोल मेरे हाथ में आएगा। ये डिसीजन ले रहे हैं कौन? स्टेलिन। ठीक है। क्योंकि स्टेलिन क्यों ले पा रहा है डिसीजन? क्योंकि पूरा का पूरा बागडोर जो बोल्शेविक पार्टी का उसी के हाथ में है, लेनिन मर चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा लीडर होगा। ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ऐसे मान लो जैसे हमारे बिहार का जो आरजेडी पार्टी है ना, राष्ट्रीय जनता, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव का पार्टी है अपना। जैसे अब वो अपने पार्टी को छोड़ेंगे तो अपने बेटी को देंगे। हाँ, अलग बात है कि हमें परिवारवाद चल रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सक्षम होगा उसी को मिलना चाहिए, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर लेनिन जब मर गए तो जो हमारे स्टालिन थे वो अच्छे आदमी होंगे, उनको समझ होगा कैसे देश दुनिया चलाना है, उनको पार्टी का पूरा कमांड दे दिया। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खैर वो अलग बात है। It was argued that grain shortages were partially due to the small size of land holdings. After 1917, land had been given over to peasants. अब देखिए यहाँ पे अब अनुमान ये लगाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि जहाँ जहाँ अनाज इकट्ठा किया हुआ था उसको अपने अंडर में जब स्टेलिन ने लिया, क्या उसके बाद अनाज का समस्या दूर हो गया? नहीं, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब स्टेलिन को और लगने लगा कि अनाज का समस्या दूर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी किसान के पास ना लैंड बहुत कम है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है। फिर आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर, जब लेनिन जिंदा थे, यानी कि जब बोल्शेविक पार्टी उनके हाथ में था, लेनिन जब थे, तो उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी गांव में बड़े बड़े जमींदार हैं या फिर जो राजा के लैंड है उसको अपने कब्जे में ले लो। फिर आपके मन में कन्फ्यूजन हो गया ना कि सर आप एक यहाँ पे आप बता रहे हैं कि किसी के पास ज़मीन कम था, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा था, लेकिन सर आपने ये भी बताया था कि लेनिन जब जिंदा थे, यानी कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर लेनिन जब जिंदा थे, उन्होंने आदेश दे दिया था कि जितने सारे लैंड है नोबिलिटी के उनको अपने कब्जे में ले लो। देखो यहाँ पे हुआ क्या था ना, 1917 में बिल्कुल लेनिन ने ये इजाज़त दे दिया था सबको कि जाओ और जितने भी राजा लोगों के पास ज़मीन है उसको हड़प लो, अपने कब्जे में ले लो। उन्होंने कहा था और ऐसा हुआ भी था। लेकिन ऐसा हुआ ना तो कुछ लोग किसानों में ही जो पावरफुल थे उन्होंने ज़्यादा अपने कब्जे में ले लिया और कुछ लोगों के पास बहुत कम मिल पाया। ठीक है। तो ये जो ज़मीन का बंटवारा था अभी भी फिलहाल अनइवन था
किसी के पास बहुत ज़्यादा था तो किसी के पास बहुत कम था। हालांकि उन लोगों ने नॉबिलिटी से ज़मीन ले तो लिया था, लेकिन किसी के पास बहुत ज़्यादा था तो किसी के पास बहुत ही कम था, बराबरी यहाँ पे नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अब स्टेलिन को लगने लगा कि एक समस्या और हो सकता है, यानी कि एक रीजन और हो सकता है फूड ग्रेन सप्लाई ना होने का, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास ज़मीन बहुत कम है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है। अब जिसके पास ज़्यादा है वो उस पर खेती ही नहीं कर पा रहा है, जब खेती नहीं कर पा रहा है तो क्या अनाज उपज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी वो अनुमान लगा रहे हैं कि एक रीजन फूड ग्रेन सप्लाई ना होने का ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ फिर देखो, दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, यानी कि अब यहाँ पे स्टेलिन जो है ना इसको मॉडर्नाइज करने के लिए सोच रहे हैं। जो फार्म लैंड है छोटे छोटे किसानों के पास, उसको मॉडर्नाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। मॉडर्नाइज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस छोटे से प्लॉट पे किस प्रकार से खेती किया जाए कि ज़्यादा आउटपुट दे। जैसे अब आज के दौर में आप लोग देखते होंगे, कभी गांव आप लोग जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक भुट्टा का पेड़ जो होता है ना, जिसको हम लोग मक्का कहते हैं, भुट्टा जिसको हम लोग मक्का भी कहते हैं, हाँ, जिसको मेज कहते हैं इंग्लिश में, उसमें आप देखते होंगे कि एक ही पेड़ में 2-3 भुट्टा निकल जाता है, देखते होंगे आप। तो ये चीज़ क्या है, ये कम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन है ना, वो चीज़ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि जो हमारा स्टेलिन साहब है ना, वो अब चाह रहे हैं कि हमारा जो स्मॉल लैंड है, जो किसानों के पास छोटा छोटा सा लैंड है, उसको मॉडर्नाइज करना है, यानी कि कम जमीन में ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसके ऊपर काम करना है। लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद देखिए, टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विथ मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। दिस इज नॉन एज स्टेलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब ये थोड़ा सा जो पॉइंट है ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग ब्रेक करके समझते हैं। देखो अब यहाँ पे हो ये रहा है ना कि स्टेलिन ने पहले तो ये कह दिया कि हमको स्मॉल फार्म्स के लैंड को, यानी कि स्मॉल फार्म्स को हमको मॉडर्नाइज करना है ना। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, ये अब क्या सोच रहे हैं ना कि यदि फार्म्स को मॉडर्न बनाना है, यानी कि जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, यदि उसको मॉडर्न बनाना है और उसको इंडस्ट्रियल लाइन के साथ लेके चलना है, यहाँ पे ना ये चीज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है कि टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ पे हम समझा देते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ना ये समय का बात हो रहा है जहाँ पे कि अभी फिलहाल रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है, ठीक है। अब वो अपने स्थिति को सुधार रहा है। आपने देखा होगा पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान उन लोगों ने अडॉप्ट किया था, यानी कि 5 साल में क्या क्या करना है वो लोग टारगेट बना रहे थे, है ना। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रसिया अब ठीक रास्ते पे निकल रहा था, वो अपने इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री अच्छे नंबर में डेवलप हो रहे थे, इंडस्ट्री हो तो रहे थे डेवलप, लेकिन क्या इंडस्ट्री में जो अनाज पहुँचेगा, जिससे हमारा सामान बनेगा, क्या वो अनाज पहुँच पा रहा है? नहीं पहुँच पा रहा है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इंडस्ट्री के साथ पैरेलल चले हमारा प्रोडक्शन, इसके लिए हमको फार्म्स को मॉडर्न करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए यदि हमारे इंडिया में एक इंडस्ट्री ऐसा हो जो कि बिस्किट बनाता है, और बिस्किट कैसे बनता है? गेहूं से बनता है, आपको मालूम है। लेकिन गेहूं ही नहीं पहुंच रहा है इंडस्ट्री में, तो क्या बिस्किट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे स्टेलिन का कहना यह था कि हमारा इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ साथ चले, इसके लिए हमको अपने मॉडर्न फार्म्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, यानी कि खेती करने के तरीकों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ कहने का मतलब ये था। और ऐसा कब होगा? और वो कह रहे हैं कि इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स। तो अब ऐसा करने के लिए हमको कुलक्स लोगों को हटाना पड़ेगा। और कुलक्स यहाँ पे क्या थे, याद कीजिए, कुलक्स कौन थे? वैसे पीजेंट्स जो कि बहुत ही अमीर थे, है ना, उन सबको हटाओ, क्योंकि वो लोग क्या कर लेते हैं, अनाज को खरीद लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, तो उसको पहले हटाओ। वो ये कह रहे हैं पहला। और दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट से उसके लैंड को ले लो। सोचो, मतलब कि जिस किसान के पास, जिस पीजेंट्स के पास थोड़ा बहुत भी जमीन है या फिर ज़्यादा भी जमीन है, तो उनके जमीन को अपने कब्जे में ले लो। कौन कह रहा है? ये स्टेलिन कह रहा है। दो चीज़ इन्होंने कहा दिया। तीसरा ये कहते हैं एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स। जरा सोचो, पहला ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े किसान हैं, रिच फार्मर्स हैं, उनको पहले हटाओ,
ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, अनाज को खरीद के अपने कब्जे में रख लेते हैं, वो नहीं करने देंगे उसको, पहला चीज़। दूसरा, जितने भी पीजेंट्स के पास लैंड है वो अपने कब्जे में ले लो, अपने यहाँ पे रखो, अपने अंडर में रखो, दूसरा ये हो गया। और तीसरा वो ये कह रहा है कि जो हम किसानों से ज़मीन लेंगे, है ना, उस जमीन पे स्टेट का कंट्रोल होगा, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। किसका कंट्रोल? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट मतलब बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे जरा सोचिए, हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि इंडस्ट्री और बैंक इन्होंने अपने कब्जे में तो ले लिया था, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, याद कीजिए, नेशनलाइज्ड, है ना। इंडस्ट्री और बैंक को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि गवर्नमेंट चलाएगा, अच्छी बात है, गवर्नमेंट चलाएगा तो सब पे बराबर नजर रखेगा, वो अच्छा बात है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि पीजेंट्स के लैंड को भी अपने कब्जे में ले रहा है, और ये चाह रहा है कि लैंड को अपने कब्जे में लेके लैंड को भी हम अपने तरीके से चलवाएंगे, उस पर खेती जो है वो मेरे तरीके से होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर स्टालिन ने लैंड को अपने कंट्रोल में लिया तो क्या उसके बाद वो उस पर काम कर पाया अच्छी तरीके से कि नहीं कर पाया, है ना। ये देखिए, अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर किसानों के ज़मीन को जब स्टालिन ले लेगा तो वो खुद खेती इतना कैसे कर पाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए जी 100 किसान है और 100 के पास एक एक बीघा ही ज़मीन है, तो 100 बीघा ज़मीन हो गया, तो क्या 100 बीघा के ऊपर स्टालिन खुद खेती करेगा क्या? और वो पार्टी का लीडर है, क्या वो करेगा कभी खेती? नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ इसके आगे, है ना, देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टालिन्स का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई पूछ ले कि स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था, तो याद रखिएगा उसका प्रोग्राम बेसिकली ये था कि ये कहता था कि फार्म्स को मॉडर्न करो, पहला बात ये। और मॉडर्न करने का मतलब समझिए ध्यान से, स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था, पूछ लेगा, व्हाट वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका आंसर ये लिखना है पहले पॉइंट में, ये कि फार्म्स को मॉडर्न करना है। ठीक है, फार्म्स को मॉडर्न करना है, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि फार्म्स को इतना मॉडर्न कर दो कि वो इंडस्ट्री के पैरेलल चले। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हो गया। और तीसरा ये, जितने भी कुलक्स हैं उन सबको हटाओ, कुलक्स मतलब रिच पीजेंट्स हैं उनको हटाओ। और चौथा ये कि जो किसानों के पास लैंड है उनको ले लो अपने कब्जे में, खेती हम करेंगे उसके ऊपर, मतलब हम नहीं, हम करवाएंगे। ठीक है, चौथा ये हो गया। और सबसे पांचवा इंपॉर्टेंट ये कि उसको अपने कंट्रोल में लो, किसानों का ज़मीन खींच लो, वो चौथा नंबर में था। और पांचवें नंबर में उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दो, वो यानी कि बोल्शेविक पार्टी। अच्छा, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी मतलब उसको अपने कब्जे में लेके हम लोग अपने ऊपर देखेंगे कैसे उसको खेती करना है। तो इस पांचों चीज़ों को मिला के हम लोग एक साथ कहते हैं स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अच्छा, इसका नाम ना बेसिकली कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्यों रखा गया मालूम है? क्योंकि ये लैंड को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ उसके बाद। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। देखो यहाँ पे कलेक्टिव फार्म्स के बगल में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसको जरा ध्यान से, कोलकोज, है ना। याद रखिएगा इस बात को कि जो कलेक्टिव फार्म्स था, कलेक्टिव फार्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वही फार्म्स जो कि स्टालिन के गवर्नमेंट ने सारे पीजेंट से अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, यानी कि कलेक्ट कर लिया था, तो उसको ही यहाँ पे कहा गया है कलेक्टिव फार्म्स। और कलेक्टिव फार्म्स को रशियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कोलकोज कहते हैं। ये एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लेगा, कलेक्टिव फार्म्स को क्या कहते हैं रशियन लैंग्वेज में? कोलकोज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा हाँ, यहाँ से एक चीज़ हम बताना यहाँ पे भूल गए, पॉइंट में कहना क्या चाहता था वो भी सुन लीजिए ध्यान से। इसमें ये कहा गया है बेसिकली इसमें ये कहा गया है ना कि 1929 में जितने भी किसानों से ज़मीन लिए गए थे, जितने भी किसानों से ज़मीन लिए गए थे, अब साधारण सा बात है कि स्टालिन पे अकेला तो खेती नहीं करेगा, तो जो किसानों से ज़मीन लिया गया था उसी ज़मीन पे किसानों से ही खेती करवाया गया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलकोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जिस किसान से ज़मीन लिया गया था उसी किसान से उस ज़मीन पे खेती करवाया जा रहा है, और ये सब का सब स्टालिन करवा रहा है अपने गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे जो पीजेंट्स उस कोलकोज पे जो खेती कर रहा है, यानी कि जो कलेक्टिव फार्म पे जो खेती कर रहा है पीजेंट्स, उस खेती से जो प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, वो प्रॉफिट पीजेंट्स में
शेयर भी हो रहा है, तो अच्छा चीज़ है। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे कुछ देर के लिए आपको बुरा इसलिए लग सकता है क्योंकि सर किसानों का अपना ज़मीन था, गवर्नमेंट क्यों लेगा उसके ज़मीनों को, इसमें बुरा लग सकता है। लेकिन इसमें अच्छा आपको ये भी लग सकता है कि ज़मीन ले तो लिया, ठीक है, अब खेती करने का जो उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो गवर्नमेंट देखेगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो लोगों को शेयर भी किया जा रहा था, तो ये अच्छा चीज़ था, है ना। इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि उसके ज़मीन को क्यों लिया गया, जब उसका ज़मीन था तो क्यों लिया गया, या इसका ये ड्रॉबैक हो गया। लेकिन इसका एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज ये हो गया कि खेती करने के बाद जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को शेयर किया गया पीजेंट्स के बीच में, तो ये अच्छा चीज़ था, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक भी है और एक इसका एक एडवांटेज भी है, ठीक है। आगे, बट some angry peasants did not want to work on the kolkhoz and they destroyed their cattle। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान थे जिनको कि गुस्सा था कि आखिर गवर्नमेंट हमारा ज़मीन क्यों लेगा, ज़मीन हमारा है, उसका मालिक हम है, तो गवर्नमेंट मेरा ज़मीन क्यों लेगा। तो वैसे वैसे किसान, वैसे वैसे पीजेंट्स जो कि इस फैसले से ना खुश थे, उनको गुस्सा आ गया, है ना, और गुस्से में उन्होंने क्या किया, उनके कैटल को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैटल को डिस्ट्रॉय कर दिया, किनके कैटल को, अपने ही कैटल को, क्या नहीं, गवर्नमेंट के कैटल को। यहाँ पे सारा कुछ जो है ना गवर्नमेंट के कब्जे में जा चुका था, कैटल भी, जमीन भी, सब कुछ गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान रखता था। कैटल में से यहाँ पे गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब, ठीक है। यहाँ पे जो पीजेंट्स लोग हैं ना, जो सारे लोग नहीं मार रहे हैं, जो लोग गुस्से में हैं कि किसानों का जानवर या फिर किसानों का जमीन गवर्नमेंट क्यों लेगा, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, कैटल को जिंदा मार दे रहे हैं गुस्से में कि हम खेती नहीं करेंगे। अपने ही कैटल को जो कि गवर्नमेंट के कब्जे में चला जा चुका है उसको मार दे रहा है वो गुस्से में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पता अब वो सब कुछ भी करे, है ना। आगे खैर चलो देखो यहाँ, अब पता नहीं मारता था, मार के खाता था कि नहीं, पता नहीं। खैर आगे देखते हैं। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। सोचो 1929 और 1931 तक के बीच में जो है ना, रसिया में कैटल का जो संख्या था वो 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि आपके पास 75 काउज हैं तो 75 में से 50 को मार दिया गया और 25 ही बचे हुए। ये ऐसा वहां पे हो रहा था, और यहाँ पे लोग ऐसे गुस्सा में कर रहे हैं चीज, ठीक है, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं वो, मतलब जानबूझ के ही कर रहे हैं, गुस्सा में कर रहे हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है दोज हु रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन वेयर बैडली पनिश्ड। जो लोग, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, जो लोग स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को करने से मना करता था, उसको फॉलो करने से वो मना करता था, उसको वो रोकता था, उसको बहुत ही गंदे तरीके से पनिश किया जाता था। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। मतलब यहाँ पे स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जो काम करने को मना करता था, पहला बात उसको गंदे तरीके से पनिश किया जाता था, पहला बात ये। और दूसरा बात ये कि बहुत सारे लोगों को ये फोर्स कर दिया गया कि तुम कंट्री को छोड़ दो, क्योंकि तुम हमारे बातों को नहीं मान रहे हो, तुम हमारे फार्म पे काम करने के लिए नहीं मान रहे हो, इसलिए तुम हमारे कंट्री को ही छोड़ दो। तो फोर्स भी किया गया, ठीक है। आगे और बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया अभी कंट्री। उसके बाद एज द पीजेंट्स रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वेयर नॉट रिच एंड दे वेयर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। अब देखिए यहाँ पे ना, जो किसान कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को नहीं फॉलो करना चाहते थे, कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि देखो हम जो है ना अमीर नहीं है, ना ही हम अमीर हैं, ना ही हम आपके सोशलिज्म के आइडिया के खिलाफ हैं, यानी कि हम सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं, बस हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, यही मेरा रीजन है आपके साथ काम नहीं करने का। बात समझ में आ गया? ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी जो है ना स्टालिन से नहीं था किसानों को, बस उनको ये कह दिया कि हम सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं, आप जो चाहते हैं हम उसको मानते हैं, बस मेरा मन है आपके साथ काम नहीं करने का, सिंपल सा बात, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपको कभी कभी होता होगा ना कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, है ना, खास रीजन नहीं है लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, वही बात यहाँ पे भी है, कोई रीजन नहीं है कि काम नहीं करेंगे आपके पास, बस काम करने का मन नहीं है, नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लोग कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। दे सिंपली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, यानी कि कुछ रीजन्स भी थे जिसके वजह से ये लोग काम नहीं करना चाहते थे, इनका कुछ अपना खास रीजन होगा जो कि आपके बुक में नहीं बताया गया है।
उसके बाद स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनकाइंडली। तो यहाँ पे स्टालिन के गवर्नमेंट ने यानी कि बोल्शेविक पार्टी ने कुछ लोगों को जो है ना इंडिपेंडेंट खेती करने का परमिशन दे दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि खेती नहीं करना चाहते थे, और वो खेत किसके अंडर में था, पार्टी के अंदर में था, उसमें वो काम नहीं करना चाहते थे। तो इस चीज़ को देख के ना गवर्नमेंट को लगा कि जो खेती नहीं करना चाहता हमारे साथ मिल के, उसको अलग ही ज़मीन दे दो, वो अपना अलग करेगा लेकिन खेती करे, क्योंकि लोगों को अनाज चाहिए। अब वो खेती ही नहीं करेगा, लैंड हमारा खाली रहेगा तो क्या कोई फ़ायदा है। उनको जो है ना अपना अलग ज़मीन दे दिया, कह दिया कि तुम खाली मत बैठो, अकेले करो खेती या फिर मेरे साथ करो, बस खेती तुम करो ताकि अनाज का कमी ना हो। साथ में करने का वही तो दिक्कत है यहाँ पे, वो करना नहीं चाह रहा है, लेकिन अकेले ज़मीन जब उसको दे दे रहा है तो वो करना चाह रहा है ना। तो वही बात यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जिस लोगों को वो अकेला जमीन देता था, अपना इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन जो करने के लिए उसको देता था, उसके साथ वो अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करता था, ठीक है। आगे उसके बाद स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम डिड नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पे अब जो है स्टालिन के प्रोग्राम का क्या रिजल्ट निकला वो देख लीजिए। स्टालिन का प्रोग्राम जो ये था कि सारे लैंड को कलेक्ट करो, उसके ऊपर हम खेती करवाएंगे किसानों से, ये वो लोग करवाता तो था, लेकिन क्या वो सफल हुआ, सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि स्टालिन के जो प्रोग्राम थे उनमें अच्छा खासा बढ़ोतरी हमको देखने को अनाज के फील्ड में नहीं मिला, यानी कि अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं हुआ। जिस विचार से उन्होंने किया था वो विचार इनका फुलफिल नहीं हुआ। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1933 lead to one of the most devastating famines where over 4 million people died। सोचो, बल्कि कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम तो बैड ही साबित हो गया, उन्होंने कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया लोगों को। इसके बाद एक और यहाँ पे दुर्भाग्यवश क्या हो गया ना, 1933 और 1930 के बीच में जो है ना एक बैड हार्वेस्ट हो गया। बैड हार्वेस्ट मतलब अच्छा सा फसल नहीं हो पाया, और जब अच्छा फसल नहीं हो पाया तो इस वजह से 4 मिलियन से ज़्यादा लोग भूखमरी से मारे गए थे उस समय पे रसिया में। 4 मिलियन, सोच रहे हो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 4 मिलियन में 40 लाख लोग केवल और केवल भूख मरी के कारण मरे थे। बात समझ में आ रही है, तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो स्टालिन है ना, स्टालिन को हिटलर का दूसरा, हालांकि उसका भाई तो नहीं था हिटलर का स्टालिन, लेकिन हिटलर से सेकंड नंबर पे यदि क्रूरता के जगह पे यदि किसी को रखा जाता है सेकंड नंबर में हिटलर के बाद, वो स्टालिन है। कभी आपको मौका मिले तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा स्टालिन के बारे में। कुछ नहीं किया है, देखो आपके एनसीईआरटी बुक में ना, फिलहाल अभी क्लास 9th में है, स्टालिन के बारे में बता तो रहा है, लेकिन स्टालिन ने ना कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के साथ टॉर्चर किया, वो आपके बुक में नहीं लिखा है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में है लेकिन, ठीक है। जैसे देखो 4 मिलियन लोग भूख के कारण मर रहे हैं, इसके पीछे का कारण कौन, स्टालिन। यदि स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम नहीं चलाता तो कैसा होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा इन्होंने किया तो लैंड कलेक्टिव हो गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, बहुत सारे लोग लैंड पे खेती करने के लिए राजी ही नहीं है, खेत खाली है ना, इसलिए 4 मिलियन लोग मारे गए, 4 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। हालांकि यहाँ पे कहा जाता है कि हिटलर का ना ये सेकंड रूप था एक तरीके से, इन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पे लोगों को हत्या किया था, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1930 और 1933 के बीच में फसल अच्छा ना होने की वजह से 4 मिलियन से ज़्यादा लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। उसके बाद नाउ मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है, 5 ईयर प्लान। याद कीजिए पिछले वाले क्लास में बोल्शेविक पार्टी ने क्या अडॉप्ट किया था, 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था, यानी कि वो 5 साल का एक टारगेट फिक्स करता था, है कि नहीं, कि 5 साल में हमको क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से ये सब चीज़ फेल हो जा रहा था, कोई अच्छा सा काम यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा था। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी के अंदर में ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्टालिन को क्रिटिसाइज करने लगे, उनको कहने लगे कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ये काम गलत है, तुम्हारा तरीका ही करने का गलत है। तो सोचो उसके पार्टी के लोग खुद उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके पार्टी के लोग ही उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि
उसके खुद के पार्टी के लोग पार्टी के अंदर में ही स्टालिन को क्रिटिसाइज करने लगे प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर, यानी कि 5 ईयर का जो उनका प्लान का जो तरीका था वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं कर पाया परफॉर्म, और जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया। इस वजह से उसके खुद के पार्टी के लोग उसको कोसने लगे। ठीक है, आगे इन रेस्पॉन्स, अब चूंकि भाई आप पार्टी के लीडर को ही कोस रहे हैं तो जवाब में तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। क्या हुआ देखो, इन रेस्पॉन्स स्टालिन एंड हिज सपोर्टर्स चार्ज्ड दीज क्रिटिक्स विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। इसको समझिए ध्यान से, कुछ लोग पार्टी के अंदर ऐसे थे जो कि स्टालिन के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, यानी कि उसके प्रोग्राम को फॉलो करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो स्टालिन के इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते थे, यानी कि उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो जो लोग स्टालिन को फॉलो करते थे, उसके प्रोग्राम को, उसके आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते थे, वो लोग और स्टालिन ने मिल के उन सारे लोगों पे जो कि इनके खिलाफ थे उनके ऊपर सोशलिज्म का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गलत आरोप लगाया। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म का मतलब ये है कि ये लोग, इन लोगों ने मिल के, स्टालिन और उसके सपोर्टर ने मिल के वैसे लोगों पे आरोप लगाया जो कि इसके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। और क्या आरोप लगा रहा है, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, यानी कि ये सोशलिज्म को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से भड़का रहे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। हालांकि याद रखिए, शुरू से लेकर बोल्शेविक पार्टी का आइडियोलॉजी क्या था, बेसिकली सोशलिज्म के आइडिया पे चलना है हम लोगों को, उसके विचारधारा को फॉलो करना है ना। तो यहाँ पे आरोप लगा दिया गया कि ये सारे लोग जो है ना सोशलिज्म के आइडिया को भड़का रहे हैं, यानी कि ये लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। ये इल्जाम लगा दिया किसके ऊपर, उसके ऊपर जो कि स्टालिन को क्रिटिसाइज करते थे, उसके खुद के पार्टी के लोग करते थे। तो उसके खुद के पार्टी के लोगों के ऊपर ही स्टालिन ने और उसके सपोर्टर्स ने आरोप लगा दिया कि ये लोग जो है ना सोशलिज्म के खिलाफ है, तो इनको हटाओ यहाँ से अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, ऑल्सो बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वेयर इन प्रिजन्स और इन लेबर कैंप्स। इसके बाद स्टालिन ने लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला और बहुत सारे लोगों को लेबर कैंप में डाल दिया। लेबर कैंप मतलब जहाँ पे लेबर लोग रहा करते थे वहाँ पे डाल दिया, ताला बंद कर दिया, मरो भूख से, इस प्रकार से। देखो, हालांकि आपके बुक में ना हम बार बार कह रहे हैं एनसीईआरटी में, हालांकि खास करके 9th में उतना कुछ नहीं लिखा गया आपके स्टालिन के बारे में, लेकिन स्टालिन को हिटलर के बाद सेकंड दर्जा दिया गया है किलिंग के मामले में। ठीक है, जरा सोचो, 4 मिलियन उसके कारण लोग भूख से मारे जा रहे हैं, 2 मिलियन लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, 2 मिलियन लोगों को जेल में डाला जा रहा है उस समय पे, सोचो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को वो जेल में डाल दे रहा है और लेबर कैंप में डाल दे रहा है। आगे क्या हुआ, फिर आगे देखो, मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। तो जिसको भी उन्होंने जेल में डाला, जिसको भी उन्होंने लेबर कैंप में डाला, उनमें से अधिकतर लोग जो है वो पूरी तरीके से इनोसेंट थे, यानी कि वो दोषी नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ही नहीं था। अब कौन बोलेगा उसके सपोर्ट में, जिसको बोलेगा उसको स्टालिन उठा के जेल में डलवा देगा, है ना। तो कोई उसके लिए आवाज ही नहीं उठा रहा था। आगे क्या हुआ देखो, उसके बाद a large number were tortured and were executed. Several among them were talented professionals. तो बहुत सारे लोगों को स्टालिन ने टॉर्चर किया, मारा पीटा, ये सब किया, और बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब कि उसको या तो गोली से उड़ा दिया या तो फांसी पे लटका दिया। ठीक है, तो सोचो, और ये जो है ना 1-2 के संख्या में नहीं हो रहा था, हजारों हजार लाखों की संख्या में ऐसी हो रहा था। हाँ, आदमी फिर भी अभी बहुत, रसिया उस समय बहुत बड़ा था ना, अभी भी रसिया बहुत बड़ा है। देखिए वहाँ पे वर्ल्ड मैप है, येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो सब का सब रसिया है, वो अभी है इतना बड़ा रसिया, लेकिन इससे भी पहले वो और बड़ा था। बताएंगे, अगला पार्ट वही है। ठीक है, चलो खैर, यहाँ तक मेरे को डाउट, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलो अगले वाले क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।